जय हिंद। नमस्कार साथियों। इस लेक्चर सीरीज में हम पेपर 3 की यूनिट 10 जो कि भूगर्भ शास्त्र या जियोलॉजी कहलाती है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें ये जो लेक्चर्स हैं वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जियोलॉजी क्या होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, यानी भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा और महत्व के बारे में हमने समझा था। इसके बाद में हमने क्या किया था, हमने पृथ्वी के बारे में समझा कि क्रस्ट मेंटल कोर जो है जिस तरीके से उसकी संरचना होती है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ये हमने समझा था और हर पॉइंट पे डिस्कस करा था कि क्रस्ट मेंटल कोर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। फिर हमने पढ़ा था स्थल मंडल जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं और जल मंडल जिसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो जो लिथोस्फीयर रहता है उसमें उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ था ये हमने पूरा डिस्कस किया था। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हो गई, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गई, ये सारी थ्योरीज पढ़ी थी। इसके साथ में ही हमने क्या किया, जो जल मंडल है हाइड्रोस्फीयर है तो वहां पे वाटर साइकिल कैसे होती है, और जो वाटर के अंदर का अगर हम लैंड फॉर्म्स की बात करें कि एटोल्स हो गए, ठीक है, साथ में ट्रेंचेस बन जाती हैं, कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ होता है, स्लोप होता है, एब्सिल प्लेन होते हैं, ये किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो आज का ये जो लेक्चर है इसका सेकेंड पार्ट रहेगा जिसमें हमने यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि जियोलॉजी को हमने 4 पार्ट में बांट दिया है। इसमें पूरे लेक्चर्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको 4 लेक्चर में आपकी पूरी जियोलॉजी खत्म हो जाए। अब आप देखेंगे कि ये जो लेक्चर्स हैं अराउंड 1.5 घंटे के बन रहे हैं, तो पूरे 6 घंटे अगर आप देखेंगे तो आपके पूरे 30 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। आप पुराने पेपर भी देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, हम तो फिर भी काफी डीप में इसको कवर कर रहे हैं और इतना ही जो है आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आप अगर इसी को ऑफलाइन बैचेस में देखेंगे तो यही 1.5 घंटे की क्लास जो है वो और बढ़ जाती हैं, तो अराउंड 15 से 20 दिन जो लगते हैं जियोलॉजी को खत्म करने में। कंटेंट यही रहता है पर इंटरैक्शन और बाकी चीजों के कारण टाइम लगता है, तो आप उस चीज को मेजर मत करिए, आप कंटेंट पे जाइए। ठीक है कि आपकी जो डिमांड है, आपका जो एग्जाम है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, आप सिलेबस देख रहे हैं, तो क्या आपका इस कंटेंट से डिमांड पूरी हो रही है। आप अगर ये देख रहे हैं तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिन और एज ऑफ अर्थ और साथ में जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, ये आपका दूसरा लेक्चर रहेगा। इसके बाद में आपका लेक्चर आएगा किसका, रॉक का, इग्नियस, सेडिमेंट्री जो उसके टाइप्स रहते हैं वो पढ़ेंगे, मेटामॉर्फिक और मिनरल्स एंड ओर्स का। तो ये आपका तीसरा लेक्चर रहेगा। फिर चौथे लेक्चर में ये पूरा जो है पार्ट कवर कराया जाएगा। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी आयु किस तरीके से निकाली जाती है ये समझना है, और साथ में भूवैज्ञानिक समय सारणी जो होती है जिसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे आज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो सारे नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन पे मिलेंगे, पर उसके पहले जो है अगर आप देखेंगे कि ये पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आपने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वो पहला लेक्चर आप जाके देख लीजिए, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज जो है हमें शुरू करना है क्या, जियोलॉजिकल टाइम स्केल और ओरिजिन एंड एज ऑफ अर्थ। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो अर्थ में हम रह रहे हैं, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था कि अर्थ में किस तरीके से क्या होता है, उसकी प्लेट कैसी रहती है, क्रस्ट कैसा होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, अर्थ किस तरीके से बनती है, ये हमने पढ़ा था। हमने जियोलॉजी का इंपॉर्टेंस समझा था। जियोलॉजी का इंपॉर्टेंस में हमने क्या समझा था कि इसको क्यों पढ़ा जाता है, इससे क्या होता है। ठीक है, अर्थ की एक स्टडी है ये, अर्थ किस मटेरियल से बनी है उसकी स्टडी है, अर्थ में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे उसकी स्टडी है, अर्थ में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, हमारी जो पृथ्वी है उसमें किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, उसकी संरचना में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी जो चीजें हमने पढ़ी थी। और यही क्या था, इंपॉर्टेंस था जियोलॉजी का, कि कहीं आप देख रहे हैं कि भूकंप आ सकता है तो उसके गुणगणित पहले से हो सकता है जियोलॉजी की, अगर आपको समझ है तो। आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपको उसके पत्थर की, उसकी मिट्टी की समझ होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीजें थी एक तरह से जियोलॉजी में काम आती हैं। आज जो है हमें डिस्कस करना है क्या, कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो पृथ्वी है और उसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो बहुत सी थ्योरीज जो है वो चल रही थी, बहुत सी थ्योरीज चल रही थी। इसका मतलब क्या है, हर किसी के मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि अर्थ का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ या पृथ्वी कैसे बन गई। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट थ्योरीज दी जा रही थी। तो जब डिफरेंट थ्योरीज दी जा रही थी तो पहले क्या हुआ, पहले जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, उसमें बताया गया था कि किस तरीके से अर्थ की उत्पत्ति हुई थी। पर अगर हम देख रहे हैं कि वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे।
ठीक है, आपको सुनने में लग तो रहा था कि हाँ चलो ऐसे उत्पत्ति हुई है, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, रिलीजियस टेक्स्ट में पुराने लिखे गए थे, पर वो थ्योरीज जो थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। कोई भी उसको पढ़ के सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था कि अच्छा इस तरीके से उसकी उत्पत्ति हो रही होगी। अब पहली बात देखिए, बहुत साल पहले अर्थ की उत्पत्ति हो गई थी, हम तो थे नहीं, अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात है ये। अब वो किस तरीके से हो रहा था तो उसका गुणगणित जो है साइंटिस्टों ने लगाया है, तो अलग अलग टाइप की थ्योरीज उन्होंने दी हैं। ये सारी थ्योरीज जो है हमें केवल समझना है, ठीक है, हमें ये केवल समझ लेंगे और लगभग हर थ्योरी जो है वो थोड़ी बहुत कोरिलेट करती है। आपको हो सकता है ये काफी इंटरेस्टिंग भी लगे, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है जोन में तो ये टॉपिक आपको काफी बोरिंग भी लग सकता है। पर हमारा मोटिव यहां पे है कि हर टॉपिक को हम इतना समझ लें कि वो टॉपिक क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, मेरिट्स और डीमेरिट्स। कोई भी थ्योरी रहती है, सपोज अगर न्यूटन ने ही कोई थ्योरी दी थी तो उसके मेरिट और उसके डीमेरिट पता होने चाहिए थे। कोई भी साइंटिस्ट आजकल अभी जो भी थ्योरी निकालता है तो उसमें होता क्या है कि वो थ्योरी किस तरह से काम आई। अब जैसे पीरियोडिक टेबल ही था, तो पीरियोडिक टेबल भी अगर आप पढ़ते हो तो उसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स समझ में आता है कि अगर हम आपकी थ्योरी पे भरोसा करें तो क्यों करें, इसमें क्या चीजें हैं जो आप सही बता रहे हैं, और कोई जो फ्लॉज रहते हैं वो उसके क्या हो जाते हैं, डीमेरिट हो जाते हैं कि कुछ चीजों का आप जो है जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आज जो हम जितनी भी उत्पत्ति से रिलेटेड इतनी थ्योरी पढ़ेंगे, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। पर अगर आप देख रहे हो कि जितनी भी हम थ्योरीज पढ़ने वाले हैं उसमें अजम्पशंस बहुत ज्यादा थे, ठीक है, यहां पे पूरी एकदम सटीक थ्योरी किसी ने नहीं थी कि अर्थ की उत्पत्ति इस तरीके से हुई है, इसका फॉर्मेशन जो है वो ऐसे हुआ था, ऐसा कोई ने डायरेक्टली नहीं बता पाया। सबके कुछ ना कुछ अजम्पशंस थे और हमें वही अजम्पशंस को बस लेना है, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि आप ही थ्योरी प्रूफ करने लग जाओगे, और ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो अजम्पशंस के बेसिस पे हैं कि कोई पहले से एक स्टार था। अब वो क्यों था तो इसका रीजन ना हमें पता है ना साइंटिस्टों ने बताया, अगर वो भी बता देते तो शायद हम पढ़ के आपको बता पाते, ठीक है। तो यहां पर आपको ये जो थ्योरीज हैं जितना बताया जा रहा है उतना आप सुनते चलिए और अपने नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो उससे जो है आपका मोटिव क्या है, आपका मोटिव है यहां पे सिलेक्शन लेना, जिसमें 30 नंबर की ये यूनिट है, उसमें से मुश्किल से 11 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसको आपको निभाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसा हम बता रहे थे कि धार्मिक ग्रंथ वगैरह थे वो क्या कर पाए, सेटिस्फाई नहीं कर पाए। उसके बाद में क्या हुआ कि सोलर सिस्टम की किस तरह से उत्पत्ति हुई उसके बारे में अलग अलग थ्योरीज दी गई थी, तो वो थ्योरीज जो है आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम एक सूर्य जो है वो सेंटर पे रहता है, उसके अराउंड क्या करते हैं, प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं, इतना आप सभी को पता है। पहले 9 प्लैनेट माने जाते थे, अब प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया है तो 8 माने जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये थ्योरीज थी। थ्योरीज ने क्या किया, इनको बताया कि ये 9 प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इस पे जो है अलग अलग थ्योरी जो रहेंगी वो हम पढ़ने आ रहे हैं। उसमें से सबसे पहली थ्योरी जो है अगर आप देखें तो उसको भी 2 तरीके से बांटा गया है। पहली बांटा गया है कि जो आपके प्रारंभिक सिद्धांत रहेंगे, और दूसरी क्या रहेगी, आपके आधुनिक सिद्धांत रहेंगे, ठीक है। पहले अर्ली थ्योरीज रहेंगी और फिर क्या रहेंगे, आपके आधुनिक सिद्धांत रहेंगे। अर्ली थ्योरीज में आपके रिलीजियस टेक्स्ट थे जो कि आपके धार्मिक ग्रंथ ही बोल सकते हैं, दस्तावेज बोल सकते हैं, जिन्होंने क्या किया, सारे सिद्धांत और परिकल्पनाओं के बारे में बताया था, ठीक है। थ्योरीज को परिकल्पनाएं बोलते हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि अब सौर मंडल या फिर जो सोलर सिस्टम है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके लिए जो है हमें पढ़नी है क्या, मॉडर्न थ्योरीज, जो कि हमें मॉडर्न थ्योरीज साइंटिस्ट वगैरह ने दी है। तो कौन कौन सी पढ़नी है भाई, यहां पे चेक करिए। सबसे पहले आपको पढ़नी है क्या, बफिन का हाइपोथेसिस। बफिन का हाइपोथेसिस की बात करें तो बफिन की परिकल्पना, ठीक है, यहां पे ये हम पहले पढ़ेंगे। इसके बाद में आपको पढ़ना है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। कांट की गैसीय परिकल्पना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर क्या पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लेस। तो लैप्लेस का जो है नेबुलर परिकल्पना के बारे में पढ़ना है। फिर मेट्रियोइड हाइपोथेसिस ऑफ लॉकेयर, तो लॉकेयर की उल्का पिंड की परिकल्पना, ठीक है। ये 4 जो हैं, मेन 4 जो हैं ये बड़ी हैं, बाकी सब जो हैं छोटी छोटी हैं। इनके हम सिर्फ जो है 5 मार्कर को देखते जाएंगे और उनको समझते चलेंगे। फिर क्या है, चैम्बरलिन मोल्टन की प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, जिसको चैम्बरलिन मोल्टन प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ही बोलते हैं हिंदी में। फिर टाइडल हाइपोथेसिस थी किसकी, जीन्स एंड जेफरी की। जीन्स एंड जेफरी की ज्वारी परिकल्पना कि टाइडल वेव्स के कारण कुछ बना होगा, ठीक है। फिर आता है बाइनरी हाइपोथेसिस ऑफ रसेल।
बाइनरी हाइपोथेसिस ऑफ रसेल आता है, तो जिसमें आपकी रसेल की 2 स्टार रहते हैं, बाइनरी का मतलब 2 होता है, उस तरीके से इन्होंने दी थी, ठीक है। और फिर आती है आपकी क्या, मॉडर्न थ्योरी, जो कि आपकी बिग बैंग थ्योरी कहलाती है। तो ये सारी थ्योरीज को आज हमें डिस्कस करना है। इसके बाद में हम एज ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं किसकी, बफन हाइपोथेसिस की। अब बफन हाइपोथेसिस में आप समझिए क्या बोलते हैं। ये भाई साहब ने क्या बोला कि सूर्य था, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसको ज्यादा दिल पे नहीं लेना है ये वाली थ्योरीज को, ठीक है, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्या है, पहली थी। अब पहली थ्योरी दी थी इन्होंने, ठीक है, इन्होंने बैठ के सोचा कि यार पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, तो इन्होंने बोला कि यहां पे कहीं पे एक सूर्य था। सूर्य था ये तो पता है, सबको पता है, सूर्य था। सूर्य से क्या होता है, एक कॉमेट आके भिड़ जाता है। कॉमेट मतलब एक हेवनली बॉडी थी, ठीक है, वो आके टकरा गई। अब जब सूर्य से आके टकरा गई तो सूर्य क्या था, एक पूरा जलता हुआ, उसका पूरा मॉल्टन लिक्विड वगैरह सब पूरा था इसमें, गैसियस एकदम, ठीक है। तो यहां पर ये जो है, जब ये कॉमेट टकरा जाता है इससे, तो क्या होता है, बहुत सारा मटेरियल जो है वो पूरे यूनिवर्स में फैल जाता है, ठीक है। सूर्य से बहुत सारा मॉल्टन मटेरियल जो है वो पूरा फैल जाता है, और यही जो मटेरियल है वो कंडेंस होके क्या हो जाता है, एक तरीके से सारे प्लैनेट्स का निर्माण कर देता है, मतलब सारे प्लैनेट्स बना देता है। इसने इतनी थ्योरी दी, ठीक है, कि एक क्या था, एक पूरा सूर्य था, सूर्य से आके दूसरी चीज टकरा गई, तो सूर्य क्या है, फट गया, एक तरीके से फट गया। तो मतलब उसमें क्या हुआ कि बाकी जो चीजें हैं, पूरा मटेरियल अलग अलग फैल गया, और वही जो मटेरियल है कंडेंस हो गया, कूल हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, ये सारे प्लैनेट्स का उसी से, उस मटेरियल से क्या होता है, निर्माण होता है। ये थ्योरी दी थी बफन ने, ठीक है। अब बफन ने ये थ्योरी तो दे दी, इसमें उन्होंने बोल दिया कि यहां पे आके 2 चीजें टकरा गई, एक सूर्य टकरा गया और एक कॉमेट आके, जो कि हेवनली बॉडी था, मटेरियल था खूब सारा, ठीक है, वो आके टकरा गया उससे। अब वो टकरा तो गया, फिर उसके बाद में ये क्या है, जो भी मटेरियल बाहर निकला वो ठंडा होके क्या बन गया, कंडेंसेशन हो गया उसका, और सारे प्लैनेट्स जो है वो बना लिए उसने, सौर मंडल के जितने भी प्लैनेट थे सब बना दिए। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये इन्होंने थ्योरी दी। अब थ्योरी की बात करते हैं तो ये पहली थ्योरी थी। अब पहली थ्योरी थी तो हर कोई आके जब कोई पहला काम करता है ना, तो पहला काम जो करता है उसको बहुत सारे लोग पीछे खींचते हैं, तो मेरिट से ज्यादा आपको इसके डीमेरिट दिखेंगे। और यहां पे आप जितने भी थ्योरीज पढ़ोगे ना, सब में अजम्पशंस बेस्ड है, कोई पूरा क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे पाएगा। साइंटिस्टों ने नहीं दिया, उन्होंने तो बोला सीधे सीधे एक स्टार था, वहां से आ गया, ये टकरा गया, अब कैसे था, कहां था स्टार, कहां से कैसे था, कोई जवाब नहीं है उनके पास में। बस ऐसा है कि हाँ मान के चलो इस तरीके से हुआ होगा, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे बफन हाइपोथेसिस में क्या होता है कि यहां पर जैसा हमने आपको बताया कि एक पूरा जो सूर्य आएगा, सूर्य जो था पहले, उससे क्या होता है, एक कॉमेट आके टकरा जाता है, ठीक, एक यहां पे कॉमेट आके कोलाइड कर जाएगा, और उससे क्या है, पूरा जो इतना सारा मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और ये जो सेपरेट है वो मटेरियल है वो क्या कर लेगा, कंडेंसेशन या कूल होने के बाद में प्लैनेट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। ये जो था किसका, बफन का हाइपोथेसिस था। अब बफन के हाइपोथेसिस के मेरिट्स देखते हैं हम। तो मेरिट्स की अगर हम बात करें तो पहला, एक तरीके से धार्मिक ग्रंथों के अलावा ये पहला आदमी था जिसने क्या किया, थोड़ा सा साइंटिफिक वे बताया। अब बाकी लोगों के पास में पहली थ्योरी तो थी नहीं, तो लोगों को यही अच्छा लगा, चलो सूर्य होगा, उससे टकरा गई होगी, चीजें बिखर गई होंगी, हो गया होगा, ठीक है। तो यहां पे ये क्या था, इसलिए इन्होंने इसका मेरिट जो था कि पहली थ्योरी थी, तो इसको चलो ठीक है मानते हैं। और फिर कूलिंग और कंडेंसेशन के बारे में इन्होंने बताया कि जो भी कूलिंग कंडेंसेशन होती है वो पहले आप देखते हो कि अर्थ का पूरा एरिया बहुत हॉट है, आपको पता है कि अर्थ का इंटरनल एरिया बहुत हॉट है, तो यहां से वो मान लेते हैं कि चलो ठीक है, बहुत सारा जो गर्म मटेरियल था वो ठंडा हुआ होगा, तब जाके अर्थ का अंदर का मटेरियल गर्म है, पर बाहर का मटेरियल जो है वो क्या है, ठंडा है, ठीक है। इतनी बात उन्होंने कर दी, तो ये उसके क्या हो जाएंगे, 2 मेरिट्स हो जाएंगे। आपको ये सिर्फ इतना तरह समझना चाहिए, इतना समझना है कि आपका काम बनता रहे, ठीक है, आंसर लिखना बनना चाहिए। आपको एक चीज समझ में आ गई, एक सूर्य था, इससे आगे चीजें टकरा गई, उसके एडवांटेज आपने 2 लिख दिए। अगर आपसे बफन हाइपोथेसिस 5 नंबर में आएगा तो इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके डीमेरिट्स की बात करें, क्योंकि मैंने बताया कि पहली बार आप कोई काम करने जाओगे तो बहुत से लोग आएंगे जो कि क्या करेंगे, आपके पीछे खींचेंगे, मतलब डीमेरिट की बात है। अब जरूरी भी नहीं है ना, सही भी कौन सा बताया उसने पूरा, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप सही भी काम कर रहे हो पूरा। तो अब यहां पे देखिए, अब पहला ये जो तर्क है, ठीक है, जब हम बात करते हैं ना
तो जब भी इसके डीमेरिट्स की बात कर रहे हैं तो वो तर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आपको भले उसकी थ्योरी समझ आए ना है, जो उसके अगेंस्ट में तर्क थे वो जरूर समझ में आएंगे। ठीक है, पहले ये बोलते हैं कि कोलिजन पॉसिबल नहीं है। पहले तो एक सन है और एक कॉमेट है, दोनों आपस में भिड़ नहीं सकते। क्यों नहीं भिड़ सकते? क्योंकि ये जो इतनी बड़ी बड़ी बॉडीज रहती है इनके बीच का डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा रहता है। जब इतना ज्यादा डिस्टेंस रहता है तो वो आके अपने आप भिड़ कैसे जाएंगी? पहला बात, ठीक है, थोड़े से समझ में आया होगा, हाँ सही बात है। दूसरा क्या बोल रहे हैं? दूसरा ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, ठीक है, अपन ने मान लिया कि चलो ठीक है आगे भिड़ गई। अब भिड़ भी गए तो क्या होगा? ये जो कोलिजन है, ठीक है, तो ये जो पूरा मटेरियल है, ये मटेरियल बाहर कैसे आएगा? मटेरियल बाहर नहीं आ सकता। इन्होंने बोला कि मटेरियल क्यों बाहर नहीं आएगा? कि उन्होंने बोला कि जो भी कॉमेट है, जो भी हेवनली बॉडी है, वो आके टकरा रही है तो वो इतनी हैवी नहीं होगी कि सूर्य से भी ज्यादा हैवी हो कि सूर्य को तोड़ दे वो। ठीक है, उन्होंने यही बोला कि दो कॉमेट हैं, अगर एक कॉमेट आके सूर्य से टकरा रहा है तो वो इतना हैवी नहीं होगा, इतना उसमें इतनी ताकत नहीं होगी कि वो आए तो इतना सारा मटेरियल बिखर जाए कि हमारी पृथ्वी का निर्माण हो जाए, जुपिटर का हो जाए, सैटर्न का हो जाए। इतना नहीं उसमें कोई में दम है। ठीक है, तो ये भी आपको सुनने में सही लग रहा होगा कि यार बात तो सही कर रहा है यार। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अगला इन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है, इजेक्टेड मटेरियल भी निकल गया। ठीक है, मान लिया कि भिड़ भी गया, भिड़ने के बाद में वो इजेक्टेड मटेरियल भी निकल गया। पहले तो वो ही नहीं मान रहे थे, पहले भिड़ना नहीं मान रहे थे, फिर हमने क्या देखा कि कोई मटेरियल है वो भी निकल रहा है तो हम वो भी नहीं मान रहे थे। तीसरा हमने चलो उसको भी मान लिया कि चलो ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं इजेक्टेड मटेरियल की। तो जब वो इजेक्टेड मटेरियल निकल रहा है तो भाई वो ठंडा कैसे होगा? और ठंडा हुआ तो जरूरी है कि उसने गोल आकार ही क्यों लिया? ऐसा एकदम इवन शेप लिया, अर्थ जो है वो आड़ी टेढ़ी तो है नहीं। अब जैसे मोमबत्ती है तो मोम जो निकलता है उसके मोम के आप गर्म मोम के ऐसे छींटे मार दो कहीं पे तो अलग अलग जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, तो जरूरी थोड़ी है सेम एज ए शेप लेंगे एक जैसा। तो यहां पे इन्होंने बोला कि यार ये तो शेप वाला भी थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है। ठीक है, तो तीनों चीज इसकी खारिज हो गई। और इसके बाद में फिर चौथी चीज आती है, चलो ठीक है, ये भी मान लिया कि चलो गोले ही आके उनने गोल जो है वो हो गए, सारे प्लैनेट्स गोल में इकट्ठे हो गए। तो अब ये बता दो कि वो अरेंजमेंट कैसी होगी? कि हम बता रहे हैं कि अर्थ पहले है तो जुपिटर बाद में, जुपिटर ही हैवी क्यों हुआ? आखिरी वाला हो सकता था या पहला ही वाला हैवी हो सकता था। तो ये सारे जो हैं लोगों ने उनको क्वेश्चन करे, तो यही उनके क्या थे, ये इसके जवाब नहीं दे पाए। और जब ये इसके जवाब नहीं दे पाए तो ये क्या हो गए, उनके डीमेरिट्स हो गए। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि स्पीड ऑफ प्लैनेट कैसी रहेगी, ये सारी चीजें जो है उनने बता नहीं पाए थे। तो आप देखेंगे कि इस तरीके का उनका डायग्राम जो है वो बनेगा कि सूरज पे आके एक जो कॉमेट है वो आके टकरा गया। ठीक है, हिंदी में अगर समझते हैं, ठीक है, तो हिंदी में आप क्या बोलेंगे कि 1945 में एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉर्ज डी बफन, उन्होंने बताया था। ठीक है, उन्होंने बताया कि एक धर्मकेतु या जो कॉमेट है वो आके सूर्य से टकरा रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण। अट्रैक्शन होगा तभी तो आके टकराएगा, और जब वो टकरा जाता है तो क्या होता है, बहुत सारा पदार्थ जो है वो सूर्य से बाहर आ जाता है और अलग हो जाता है। वही जो पदार्थ है वो ठंडा होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे ग्रहों का निर्माण होता है। ठीक है, ये बता दिया। अब उनके गुण हमने देख लिए थे। गुण में क्या है कि जो विज्ञान पे पहली आधारित थी और जो भी निकल गया था वो ठंडा हुआ था और किस तरीके से हुआ था। और फिर अगर हम उसके दोष की बात करें तो पहली बात दोष की थी कि पहली टक्कर संभव नहीं है, टक्कर संभव भी है तो वो मटेरियल नहीं निकल सकता, मटेरियल भी निकल रहा है तो वो इस तरीके से ठंडा और इवनली नहीं हो पाएगा। ठीक है, ग्रहों की व्यवस्था जो है वो एक तरीके से नहीं होगी। ठीक, तो ये जो बफन हाइपोथेसिस है वो आपको अभी समझ में आ गया होगा। ठीक, इतना सा था। अब हम चलते हैं क्या अगला, जो कि क्या है, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। अब कांट की बात करें, ठीक है, तो इमैनुअल कांट जो है वो पर्शियन फिलोसोफर थे। इन्होंने भी क्या बताया, इन्होंने थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्रेस किया, आगे गए। ठीक है, उन्होंने ये सब नहीं बोला कि टकरा जाएंगी चीजें, ये सारा इन्होंने भी थोड़ा अलग ही थ्योरी दी है। इतनी ज्यादा मतलब आपको फिर भी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में जनरेट होंगे अगर हम देखते हैं, इनको पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जनरेट होते हैं इन थ्योरी से रिलेटेड। पहली बात करते हैं अगर, तो इन्होंने क्या किया था, एक किताब जो थी इनकी, जनरल न्यूट्रल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवेंस, और ऐसे ऑन द वर्किंग ऑन मैकेनिकल ओरिजिन ऑफ एंटायर यूनिवर्स। ठीक है, ये बहुत बड़ी जो थ्योरी थी, इतनी किताब थी, इनका नाम था, उसमें इन्होंने थ्योरी दी। पर ये पहली साइंटिफिक थ्योरी थी जिन्होंने इनने क्या किया, न्यूटन्स के लॉ को थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश करी, और उससे ही क्या किया, इन्होंने साइंटिफिक थ्योरी देना चाहिए। ठीक है, जो न्यूटन्स के जो ग्रेविटेशन के लॉ थे और रोटेशनल मोशन के जो हैं उस पे बेस्ड जो है इन्होंने थ्योरी देना चाहिए थी, और उन्होंने बताया था।
अब देखो पहले हम न्यूटन का लॉ समझते हैं। न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी दो बॉडी हैं पूरे यूनिवर्स में, वो एक दूसरे को क्या करेंगी, एक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी। तो वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इनके मास के, ठीक है, m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये जो है न्यूटन बोलता है, न्यूटन ने क्या बोला कि कोई भी दो बॉडी हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और उसके फोर्स की वैल्यू जो रहती है वो m1 m2 बाय आर स्क्वायर के बराबर होती है। इतना इन्होंने बता दिया, ठीक। अब यहां पे समझिए, अब इन्होंने क्या किया, कांत ने अज्यूम करना चालू किया। अज्यूम करना चालू किया तो पहली चीज इन्होंने अज्यूम करी कि कोई एक प्री मॉडल मैटर था। प्री मॉडल मैटर का मतलब क्या होता है, कोई भी एक सुपरनेचुरली क्रिएटेड पूरा मैटर था, ठीक है, मैटर पहले से एग्जिस्ट कर रहा था वहां पे, और वो यूनिवर्स में ऐसा बिखरा हुआ था, स्केटर्ड था, ठीक है। तो पहली बात क्या हो गई यहां पे, इसको हम अच्छे से लिखते जाते हैं, क्या है कि एक बार में आप समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या था, एक प्री मॉडल मैटर था, ठीक है, जो कि क्या था, स्केटर्ड था। ठीक, अब यहां पे यूनिवर्स में इन्होंने बता दिया कि ये ऐसा स्केटर्ड था। अब इसके बाद में क्या होता है, यहां पर आप देखेंगे कि ये खूब सारा जो मैटर है वो स्केटर्ड है जगह जगह, ऐसा मैटर यूनिवर्स में है। अब होता क्या है कि न्यूटन का जो लॉ था कि कोई भी दो पार्टिकल क्या करते हैं, आपस में आके अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों क्या होने लगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए। ये दोनों अट्रैक्ट करने लग गए आपस में, सारे मैटर जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने गए, तो अट्रैक्ट करने जाएंगे तो क्या करेंगे, कोलिजन हो जाएगा इनका, भिड़ जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इन मैटर का क्या हुआ, अट्रैक्शन चालू हुआ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ, ठीक है। अट्रैक्शन चालू हुआ, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, कोलिजन चालू होगा। अब कोलिजन चालू होगा तो वहां पे एक और प्रॉपर्टी होती है, जब दो चीजें आके टकराती हैं तो क्या होता है उनके बीच में फ्रिक्शन पैदा होता है, या फिर जिसको हम घर्षण बोलते हैं। तो उसके कारण क्या हो गई, हीट पैदा हो गई, ठीक है। ये दोनों टकराने लगे, आप पत्थर घिसते हैं तो आग की उत्पत्ति हुई थी, तो दो पत्थर घिसे थे, चिंगारी निकली थी। तो जब घर्षण होता है एक दो बॉडी के बीच में तो क्या निकलती है, आग निकलती है, ठीक है, हीट निकलती है। तो जब इतने बड़े बड़े बॉडी जो है वो आपस में टकरा रहे थे तो क्या हुआ, हीट फॉर्मेशन होने लग गया। अब जब हीट का फॉर्मेशन होने लग गया तो क्या हुआ, यहां पे एक ये पूरा जो मैटर है एक तरह से नेब्यूला बन गया, ठीक है, एक गैसियस पूरा एक गोला बन गया, किसका, हॉट गैसेस या हॉट मटेरियल का, ठीक है। तो इस तरीके से नेब्यूला का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर क्या होता है, अब देख रहे हैं कि जब कोलिजन था तो इसी के कारण इन पे वेलोसिटी मिल जाती है। अब इनको वेलोसिटी मिल जाती है तो ये जो पूरा है घूमने लगता है, ठीक है। अब पूरा गैस का गोला एक पूरा घूम रहा है, मैटर का गोला, ठीक है। फिर उससे ही क्या होता है, धीरे धीरे अलग अलग जो है वो चीजें, इनको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाती तो वो निकल आते हैं बाहर। तो इस तरह से रिंग्स जो है वो फॉर्म हो जाती हैं अलग अलग, और ऐसी ही 9 रिंग बनती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, अलग अलग प्लैनेट्स जो है उनका निर्माण होता है। ये किसने बोला है, ये बोला है कांत ने, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगर थोड़ा सा। तो यहां पे क्या बोला इन्होंने कि ये जो भी मैटर था, प्री मॉडल मैटर था, ठीक है, प्री मॉडल मैटर क्या करता है, आपस में पहले कोलाइड करने लगता है। कोलाइड करेगा तो क्या बनेगा, मैंने बताया था फ्रिक्शन बनेगा। फ्रिक्शन बनेगा तो उससे क्या होगा, हीट और टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है, राइज होने लगता है, ठीक है। फिर जब राइज होने लगता है तो उसी के कारण क्या बनता है, एक पूरा वास्ट गोला बन जाता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नेब्यूला, हॉट नेब्यूला बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो नेब्यूला रहेगा उससे क्या होगा, रिपीटेड बार बार इसमें टकराएंगे इसमें, तो इसमें वेलोसिटी मिल जाएगी, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो जनरेट हो जाता है, और उसी के कारण क्या है, रिंग्स जो है वो बाहर आ जाती हैं, ठीक है। आप एक बार यहां पे देखेंगे, देखिए यहां पर देखेंगे कि आपको ये पूरा जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये पूरा देखेंगे, ये आपको गोला जो है ये इसमें नेब्यूला यहां से टकराना चालू हुआ तो ये एक गोला बन गया, इसमें वेलोसिटी मिल गई, और उससे निकल के क्या हो रहा है, उससे मटेरियल निकलता गया, और ऐसी 9 रिंग्स जो है वो उन्होंने बना दी। तो इसके कारण क्या हो जाता है, हमारे 9 प्लैनेट्स जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। ये किसने बताया था, ये बताया था कांत ने, ये इनकी क्या थी, थ्योरी थी, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे, इसको पढ़ते हैं अगर थोड़ा सा,
तो आप देखेंगे कि पहले प्री मॉडल मैटर था, उसने नेब्यूला बना दिया, फिर ये आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूरा समझ में आ गया। फिजिक्स यहां पे समझ में आई कि दो जो है न्यूटन्स के लॉ की अगर हम बात करें तो दो बॉडी टकराती हैं, दो बॉडी टकराएंगी तो फ्रिक्शन पैदा होगा और हाइट निकलेगी, उसके कारण क्या हुआ, ये मैटर पूरा इकट्ठा हो गया। ठीक है, फिर ये थ्योरी को क्या है लोग ज्यादा मानने लग गए कि चलो ठीक है यार, अच्छा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है सुनने में, इस तरीके की बात होने लगी थी वहां पे। ठीक है, तो कांत मतलब इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने बोला कि मेरे को मैटर दो और मैं उससे बता दूंगा कि विश्व का निर्माण कैसे होता है। यह था उनका ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, फिर यहां पे आप देखेंगे कि पहली थ्योरी थी जो कि ग्रेविटी और मोशन की बात कर रही थी। ठीक है, हाँ ठीक है, जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे उनको थोड़ा समझ में आने लगा कि हाँ न्यूटन तो सही बोलता है, चलो इसने न्यूटन ही की चीज बताई है तो चलो मान लेते हैं, सही बोल रहा होगा। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा सिंपल और लॉजिकल समझ में आ रहा था कि टकरा रहे थे तो निकल गए, गोला निकल आया, बन गया। ठीक है, ये इस तरह बता दिया। और फिर इन्होंने क्या है एक ट्रेंड सा सेट कर दिया था कि बाकी की थ्योरीज जो है आगे इससे इंपॉर्टेंस होने लग गई। ठीक है, समझ में आने लग गई। डीमेरिट पे आते हैं, फिर से वही बात, मेरिट से ज्यादा डीमेरिट मिलेंगे, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है काफी। यहां पर आप देखेंगे कि साइंटिस्ट पे हम खुद क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हमें बहुत ज्ञान नहीं है, ठीक है, आपको भी नहीं होगा, पर आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये कौन सी बात होती है, ये कैसे कर दिया। ठीक है, तो यही सबको लग रहा था, तो इसलिए डीमेरिट ज्यादा है उसके। अब डीमेरिट ज्यादा है तो आप देखेंगे कि पहली बात जो सबसे पहले बात करी थी कि भाई मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैटर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कहां से आया, पहला क्वेश्चन। ठीक है, हम खुद पूछ सकते हैं, अगर हम साइंटिस्ट नहीं है तो भी हम पूछें। अगर आप हमसे आके बोलो कि पहले एक मैटर था वहां पे और मैटर जो है फिर वो आपस में टकराने लग गया और फिर उसके कारण हीट हो गई और नेब्यूला बन गया, इस तरीके की बात अगर कोई करे तो आप पहले उससे यही पूछोगे ना कि भाई वो मैटर कहां से आया, वो प्रीमोर्डियल मैटर जो था वो कहां से आ गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था, इनका भाई साहब ने आंसर नहीं दिया तो फिर डाउट आ गया कि यार ये तो गलत बोल रहा है। फिर इसके बाद में फिर ये पूछा गया कि चलो ठीक है मान लेते हैं, सीधी बात, हर कोई यहां पे क्या गलत प्रूफ करने के लिए था, तो चलो ठीक है ये भी मान लिया, चलो एग्जिस्ट कर रहा होगा वो मैटर। अब वो मैटर एग्जिस्ट कर रहा था तो उन्होंने पूछा कि यार ये बताओ कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से लगने लग गया उस पे, और कोलिजन ही क्यों हो रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आ गया वहां पे, वो भी आ गया तो एंगुलर मोमेंटम यहां पे समझ में नहीं आएगा लोगों को कि यहां पे तो मोमेंटम कंजर्व्ड ही नहीं दिख रहा, सब सारी चीजें अलग से आ रही हैं, क्योंकि न्यूटन ने तो बोला है ना कि कोई भी, न्यूटन ही की बात कर रहे हो आप कि अट्रैक्शन होता है, तो यहां पे बात हो रही है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो नेबुला घूमने कैसे लग गया, क्योंकि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, अगर वो जल भी रही है तो उसमें रोटेशनली मोशन क्यों आया, इधर उधर भी जा सकती थी वो, तो ये उनका क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इस तरीके के पूरे क्वेश्चंस इन पे आए, तो ये उनके क्या निकले, डीमेरिट्स निकले। ठीक है, तो इमैनुअल कांट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी ये क्या किया था, परिकल्पना दी थी जिसमें उन्होंने घर्षण और गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी, पहली बात। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए अगर देखते हैं तो घर्षण और गुरुत्वाकर्षण के नियम पे थी। ठीक है, समझ में तो आ गई होगी, थोड़े से टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं हम क्योंकि जरूरी रहता है। अब उन्होंने क्या बोला, जो हम प्री मॉडल मैटर बोल रहे थे, ठीक है, जो हम पहले से मैटर कर रहे थे ना, उसको बोलते हैं आदिम पदार्थ। तो अब वो आदिम पदार्थ जो पहले से प्रेजेंट था, ठीक है, उसकी जस्टिफाई नहीं कर पाए वो, उन्होंने बोला यही पदार्थ क्या है, आपस में टकराएगा तो इनके बीच में जो घर्षण होगा उसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट जनरेट होती है और इसका तापमान बढ़ने लगता है, और जब ये तापमान बन जाता है तो जो नेब्यूला की हम बात कर रहे थे उसको एक विशाल गर्म निहारिका जो है वो बन जाती है। इसके कारण क्या होगा, पूरा जो केंद्र है सूर्य की बाहरी तरफ फैल जाता है। ठीक है, जो मौलिक पदार्थ रहते हैं वो आपस में क्या बन जाते हैं, गैसियस स्टेट में बन जाते हैं, गर्म गोला बन जाता है। उसी में क्या होती है, एक भयानक गति उसको मिलने लगती है, वो टकरा जाता है, घूमने लगता है, उसी से रिंग्स जो है वो बाहर हो जाती हैं। और ऐसा जो है कितनी बार होता है, 9 बार होता है, जिसके कारण 9 प्लैनेट बनते हैं। ये किसने बताया, कांत ने बताया। ठीक है, उसके सिद्धांत के बारे में हमने देख लिया, कांत के गुणों के बारे में भी हमने समझ लिया। ठीक है, सिद्धांत में कि गुरुत्वाकर्षण की कैसा हुई, वो गति का नियम नहीं लग रहा था, ठीक है, संरक्षण कानून जो है मोमेंटम का वो कैसे आया, ये सारी बातें इतनी की गई। ठीक है, क्लियर हुआ अभी तक। यहां पे क्या पढ़ लिया हमने, कांत के बारे में पढ़ लिया, बफन हाइपोथेसिस पढ़ लिया। अब तीसरा आता है क्या, नेब्यूलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। अब लाप्लास जी आ गए। लाप्लास जी क्या बोलते हैं, देखो शुरू के 3 इंपॉर्टेंट है बस, लाप्लास का हो गया, कांत का हो गया, बफन का हो गया, बाकी सब छोटे छोटे हैं। ठीक है, इन तीनों को थोड़ा सा समझना चाहिए। नेब्यूला जो हम निहारिका की बात कर रहे थे वो क्या है, पहली बात तो वो समझो एक पूरा क्लाउड जैसा है, ठीक है, जिसमें गैस रहेगी, मैटर रहेगा, हॉट रहती है, ठीक है,
तो ये सारा इसको हम क्या बोलते हैं, नेब्यूला बोला जाता है। इनके हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जो सॉलिड है, जो हम वहां पे आदिम पदार्थ की बात कर रहे थे या प्री मॉडल मैटर की बात कर रहे थे, तो भाई वो वैसा नहीं होता। वहां पे क्या थी, सॉलिड नहीं थे, वहां पे गैसेस थी। नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास ने क्या बोला, वो सॉलिड नहीं था, वहां पे गैसेस थी। ठीक है, अब वो गैसेस ने क्या किया, वो गैसेस जो थी उनने हाइड्रोजन, हीलियम और जो डस्ट पार्टिकल वगैरह थे, वो गैसेस ने क्या किया, एक निहारिका का या फिर नेबुला को बना दिया। ठीक, यहां पे क्या किया जा रहा है, अगर हम लाप्लास के इसकी बात कर रहे हैं तो लाप्लास ने क्या बोला कि यहां पर जो है सॉलिड मटेरियल नहीं था, ये सारी गैसेस थी, गैसेस के फॉर्म में था सब। ठीक है, ये जो गैसेस थी, आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी, आपको हीलियम मिल जाएगी, डस्ट पार्टिकल्स मिल जाएंगे। इनके कारण क्या होता है, एक पूरी निहारिका या एक गोला या नेब्यूला बनता है, जो कि बहुत गर्म होता है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह इन सब में रहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा नेब्यूला है, इसको भी कहीं से गति मिलती है। अब कैसे मिलती है, क्या मिलता है, ठीक है, ये इसको भी जस्टिफाई ये नहीं कर पाए, पर इन्होंने ये चीज बोल दिया कि ये जो सारी गैसेस थी, इसमें से जो लाइटर गैसेस हैं, जो वजन में कम गैसेस थी, वो वहीं पे सूर्य के पास में रह गई, बाकी जो बड़े बड़े थे वो आगे जाके क्या बन गए, पूरे प्लैनेट बन गए, ऐसा उन्होंने बोला। तो आप उसका जस्टिफिकेशन कैसे देते हैं कि आप देखते हैं सूरज में क्या मिलता है, आपको हाइड्रोजन और हीलियम देखने को मिलता है, तो जो लाइटर गैसेस थी वो सूर्य के पास में रह गई। ठीक है, तो मतलब सूर्य की भी उत्पत्ति इस तरीके से उन्होंने बताई। ठीक है, सोलर सिस्टम जो है वो लाइटर कंपाउंड से बना और बाकी के जो हैवियर कंपाउंड थे वो आगे जाके हो गए थे, पहुंच गए थे। ठीक है, ये अब देखिए यहां पे क्रिटिसिज्म में अभी पढ़ते हैं अपन इनका। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं पहले। इन्होंने क्या बोला कि जो भी पूरे मटेरियल थे, गैसेस थी, इनके बीच में ग्रेविटी लगी। ठीक है, वो आए आपस में, पास में आए, तो फिर क्या हुआ, टकराने के बाद उनका गोला बन गया। ठीक है, गोला बनने लग गया और फिर वही वो खिसके वापस आने लग गई। पर यहां पे सेम जो है कांत की तरह ही था। ठीक है, ये डायग्राम सेम है, बिल्कुल सेम चीज बताई कि यार गोला बन रहा है तो आप चीजें निकल रही हैं। अब गोला बन रहा है, चीजें निकल रही हैं, ये कैसे हो गया? आप देखते हो, आपने कभी वो देखा है कि एक धागा लो, धागे में आपने पत्थर बांधा, तो आप ऐसे ऐसे घुमाओ और छोड़ दो, तो वहां पे वो घूमता नहीं रहेगा, वो किसी भी तरह से इधर उधर उचक जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई चीज जो है, अगर आप कोई झूले में हो और आपका पूरा गोल गोल घूम रहा है और एकदम से आप छोड़ दो अपने हाथ, तो आप फेंका जाओगे। ठीक है, तो वैसा ही क्या होता है, जब यहां पे नेबुलर में कोई मटेरियल था, वो जैसे ही थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, तो वो पूरा का पूरा मटेरियल फेंका गया बाहर। तो उसी के ठंडा होने के बाद में क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, मतलब ये थ्योरी इसी कॉन्सेप्ट पे चल रही है अभी तक हम देखें तो। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, फिर से वही बात, क्रिटिसिज्म कैसे आएगी? तो क्रिटिसिज्म में पहले इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, मान लेते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये 9 रिंग ही क्यों बने, पहली बात तो, और 9 रिंग बने तो ये इतने इरेगुलर कैसे बन गए? ठीक है, ये रिंग जो है वो ब्रेक कैसे हो गई पीसेस पे? ये सारे जो क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, वही उनके क्रिटिसिज्म रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से क्या हुआ, नेबुला ने, लाप्लास के नेबुला की बात की गई थी, जिन्होंने परिकल्पना में दिया था। ठीक है, एक बार परिकल्पना पढ़ लेते हैं इनकी। उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर अगर हम देखें तो लाप्लास का मानना था कि नेबुला जो है ठोस की बजाय गैस जो है उससे बना हुआ है। ठीक है, और वो तारे, सूर्य जो भी हैं, वो सब इन्हीं नेबुला के कारण बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, धूल के कणों से एक निहारिका बन जाती, जो नेबुला बन जाती है, उसका आर जो है वो वर्तमान सौर मंडल के समान दिखता है आपको। ठीक, क्लियर हुआ? यहाँ पे यही जो है इसकी लाप्लास की परिकल्पना थी। अब हम आते हैं क्या, मेटियोर हाइपोथेसिस ऑफ लॉकेयर। अब मेटियोर हाइपोथेसिस ऑफ लॉकेयर की बात क्या करें, इन्होंने क्या बोल दिया, जो आप देखते हैं ना उल्का पिंड आपने कहां देखा होगा? ठीक है कोई ने नहीं देखा वो तो। उल्का पिंड की बात करी जाती है कि ठीक है, आपको मिल जाते हैं, पर पृथ्वी के पास आ जाते हैं, तो अपन मैटर वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी ये क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जो भी मैटियोर्स रहते हैं, ठीक है, जो उल्का पिंड वगैरह रहते हैं, वो इनफाइनाइट जो है पूरे यूनिवर्स में घूम रहे थे। ठीक है, पूरे वहां पे थे, और फिर यही जो मैटियोर्स हैं, उन्हीं के कारण क्या बनता है, अर्थ जो है और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो बनते हैं। कैसे? दो मैटियोर आपस में टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके कारण क्या है, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, वो जो इतनी हीट जनरेट हो जाएगी कि उसके कारण जो सब्सटेंस है वो मेल्ट हो जाता है, और फिर वही एक पूरा गोला रहेगा जो कि अपने अपने सेपरेट हो जाते हैं।
ठीक है, उसके कारण क्या हो जाएगा, आपका स्पायरिंग नेब्यूला बन जाएगा। सबने यही बोला है, निहारिका बनती है, एक पूरा गैस का गोला बनता है। अब किसी में गैसेस टकरा रही हैं, किसी में सॉलिड टकरा रहे हैं, तो किसी में उल्का पिंड टकराने लग गए। इतनी सी बात करी उन्होंने, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने क्या बोल दिया कि यहां पे जितने उल्का पिंड थे वो आपस में टकरा रहे थे। तो ये उनका क्या निकला, मेटेओराइट हाइपोथेसिस बन के निकला। ठीक है, यहां पे देखेंगे नॉर्मन लाइकर एक ब्रिटिश थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक परिकल्पना दी। इस परिकल्पना को द मेटेओरिटिक हाइपोथेसिस के रूप में माना जाता है। जब हम उल्का पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि पृथ्वी में गिरते हुए उल्का पिंडों के बारे में अध्ययन होता है, तो हमें पता है चलता है कि वो सेम पदार्थ से बने हुए हैं। तो ऐसे मान लेते हैं कि चलो सेम पदार्थ से बने होंगे तो एक ही घर के होंगे वो, ठीक है। फिर ये जो उल्का पिंड वगैरह है वो पिघल जाते हैं, टकरा जाते हैं, उनकी वही पूरा है, ठीक है, एक निहारिका बन जाती है और उसके कारण क्या होता है, आंतरिक भाग और ठंडा होने लगता है और फिर क्या होगा, प्लैनेट्स जो है वो बन जाते हैं। ठीक, इतना हमने क्या देखा, मेटेओराइट, इनका बारे में समझा। अब देखो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस आया किसका, चैम्बरलेन और मोल्टन का। अब इनके बारे में देखें अगर हम, ठीक है, ये सब लोग जो है ना फालतू की बातें करी हैं इन्होंने, ठीक है, आपको समझ में जो है वो आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। शुरू की तो फिर भी ठीक लग रही थी कि चलो टकरा गया ये है। अब ये जो है थोड़ी सी कुछ अजीब सी बातें करते हैं कि सिगार एगार का शेप बन जाएगा, ठीक है, वो जो लिक्विड है। अब क्या हो रहा है कि देखो सूरज है, ठीक है, सूरज है, सूरज एक पूरा मोल्टेन, उसमें लावा है, मटेरियल है सब पूरा, ठीक है। अब कोई दूसरा प्लैनेट आता है, अब दूसरा प्लैनेट उसके सामने से निकलता है तो उसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल लगता है, अट्रैक्ट करता है वो सन को। तो सन का जो है पोर्शन वो क्या होता है, यहां पे आप समझिए, ठीक है। अब क्यों दे दी इन्होंने, क्यों थ्योरी थी, क्या कंपटीशन चल रहा था वहां पे, अपने को नहीं पता, ठीक है। ये सूर्य है, सूर्य के पास में एक कोई बॉडी आई तो इसने क्या किया, इसको अट्रैक्शन चालू किया, तो सूर्य से एक पूरा जो है मटेरियल जो है वो रिसने लग गया, ठीक है, मतलब एक तरीके से वो मटेरियल खिंचाव होने लग गया उसका, तो वो एक सा सिगार जैसा बन गया। फिर दूसरा मटेरियल आके इससे टकरा जाता है तो ये उछल के दूसरी जगह प्लैनेट बना लेता है। इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने दिया था, ठीक है। इट सेज अ सन हैज अ सोलर फ्लेयर्स, ठीक है, जो सोलर फ्लेयर्स आप देखते हो ना कि फ्लेयर्स का मतलब क्या होता है कि ये जो पूरा ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एक सोलर फ्लेयर की तरह है, काम कर रहा है, ठीक है। कि ये जो है आपका पूरा मटेरियल एक सोलर फ्लेयर की तरह रहेगा, ठीक है, ऐसा पूरा सोलर फ्लेयर्स निकलती ना वैसे बुलेट की तरह निकलती हैं सन से सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। तो वहां पे आप देखेंगे कि वो जो है पूरा लिक्विड जो है वो बाहर आ गया था, जो कि अट्रैक्शन के कारण हुआ था, ठीक। तो ये वाला जो है इन्होंने क्या बोला, प्लैनेटेसिमल पूरा हाइपोथेसिस दिया इन्होंने कि इस तरीके की परिकल्पना हुई थी। इसमें कहा गया था कि सूर्य की प्रमुखताएं, लेकिन जो प्रमुखताएं वर्तमान में है उसकी तुलना में काफी मजबूत और बड़ी थी। जब कोई तारा उसके पास से गुजरा तो सूर्य का जो भी था ये क्या हुआ, ये पूरा मोल्टन मटेरियल क्या किया, अट्रैक्ट किया। ये मोल्टन मटेरियल उसके आकर्षित होता है, तो जिसके कारण छोटे छोटे आकार के ग्रह ही बन जाते हैं, ठीक है, उनका ठंडा होने के बाद। ये क्या बोला इन्होंने, किसने बोला, आपका प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलेन एंड मोल्टन। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने आगे के हाइपोथेसिस में, ठीक है। इनके 5 मार्कर प्रिपेयर कर लेना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन एंड जेफरी, ठीक है। अब टाइडल हाइपोथेसिस में क्या बोल दिया इन्होंने बोल दिया कि क्या हो रहा है कि यहां पर जो मैटर है, ठीक है, वहां पे सोलर फ्लेयर की बात करी गई थी, यहां पे सिगार का शेप लिया था, बात वही है, ठीक है। सोलर फ्लेयर भी एक तरह से सिगार का शेप बना रही हैं, वही सब उन्होंने बोला कि यहां पे क्या हो रहा है कि इन्होंने बोला कि टाइड्स चल रही हैं, ज्वार मिल रहे हैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। जो मेल्टेड मैटर और गैसेस था वो ज्वार के फॉर्म में क्या कर रहा है, बह रहा है, ठीक। अब उसके कारण क्या हो रहा है, जब दूसरा प्लैनेट आएगा तो वो खिंचाव होगा उसमें, जब वो खिंचाव होगा तो वो एक सिगार का शेप ले लेता है और फिर उसी को क्या हो जाती है, वो कोई दूसरा मैटर आके उससे टकरा जाता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे नॉट्स जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये उनकी क्या थी, ज्वारी परिकल्पना थी। फिर क्या होती है, एक बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस आता है रसेल का, और ये जो सुपरनोवा हाइपोथेसिस है ना, ठीक है, ये हम फटाफट पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस में क्या बोल देते हैं कि दो तरह के स्टार थे, कोई भी प्लैनेट वैनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, सूर्य वगैरह जो था वो भी एक तरीके से सूर्य भी नहीं था और स्टार बस था, ठीक है। यहां पे ये बोलते हैं कि स्टार्टिंग सन वाज नॉट लाइक ओनली स्टार, वो एक स्टार की तरह बस था, ठीक है, जो काफी दूर था। फिर दूसरा जो आता है एक रिवॉल्विंग पूरा आ जाता है, कहां से आता है, ठीक है, वो एक दो तरीके के, एक सूर्य एक स्टार दोनों बस हैं और एक तीसरा स्टार आ जाता है, ठीक है, कहीं से,
अब कहां से आ जाता है आप देखेंगे कि इतने मिलियन ऑफ साल पहले क्या बता देते हैं और फिर वो टकरा जाते हैं आपस में और उसके कारण क्या हो जाता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, वही है। फिर हॉयल सुपरनोवा हाइपोथेसिस में यहां पे इन्होंने क्या बोल दिया, 2 स्टार को दे दिया, इन्होंने 2 स्टार के नाम रख दिए। ठीक है, यहां पे देखिए इन्होंने 2 स्टार के नाम रख दिए, पहला कंपेनियन रख दिया, एक प्रिमिटिव रख दिया। अब ये दोनों क्या है, आपस में टकरा रहे हैं, तो एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन से ये बाहर निकलता है, तो इस तरीके से जो भी मटेरियल निकलता है वो ठंडा होता जाता है और फिर क्या बन जाते हैं, ये प्लैनेट्स जो है वो बन जाते हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ। और फिर अब ये है एक आखिरी जो थ्योरी है, श्मिट्स इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस। इन्होंने बोला कि ना सन है, ना स्टार है, ना कुछ है। ठीक है, एक कोई डार्क मैटर है। ठीक है, आप लोग को भी लगेगा कि आज क्या पढ़ा रहे हैं आप ये। ठीक है, तो एक डार्क मैटर है। अब ये डार्क मैटर जो है वहां पे रखा था, ठीक है, वो जो है सेपरेट होना चालू हुआ, उसी के कंडेंसेशन से क्या बनने लग गया, ये जो है इस तरीके के प्लैनेट्स जो है वो बन गए। ये इनकी परिकल्पना थी। ठीक, पहली बाइनरी स्टार परिकल्पना हमने देख ली, परिकल्पना। ठीक है, शिट्स वगैरह सबकी देख ली। ठीक, अब आती है जो अपनी मॉडर्न थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसको आपको थोड़ा ढंग से समझना है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और उसके बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। चलो, अब बिग बैंग थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थ्योरीज आपको समझ में तो आ गई होंगी। ठीक है, हिंदी में बताएंगे पूरी, बस वही है, 2-4 बार सुन लोगे ना समझ में आ जाएगा कि कौन सी क्या है। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आधी चीज़ें तो बेस्ड ऑन अजम्पशंस हैं। ठीक है, कोई डायरेक्ट आपको चीज़ें बताई नहीं गई हैं, तो जो भी आपको समझ में आ रहा है पढ़ लिख के वही सत्य है। ठीक है, जो आप देख रहे होंगे प्रत्यक्ष ही प्रमाण है आपका। ठीक है, जो आपके सामने है वही है, उतना ही पढ़ना है। ठीक, चलो, अब बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है। बिग बैंग थ्योरी जो है इसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस के बारे में बात करती है। ठीक है, जिसमें आपको क्या बताया गया था कि बहुत सालों पहले क्या था, कुछ भी चीज नहीं थी, एक क्या है, एक टाइनी बॉल थी जिसमें बहुत ज्यादा डेंसिटी थी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था उसका, और वो एक सिंगल एटम था जो कि क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, ब्लास्ट हुआ जिसके कारण पूरा मटेरियल जो है वो फैल गया। ठीक है, और उसी के बाद में क्या होता है, ये सारा जो है इसका पूरा सोलर सिस्टम या गैलेक्सीज, इन पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे कि एक पूरा एटम था जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा साइज में था वो, उसके साथ में ही क्या हुआ, उसमें टेम्परेचर ज्यादा था, डेंसिटी ज्यादा थी, वॉल्यूम बहुत कम थी। उसके बाद में उसका ब्लास्ट होता है और वो जो पूरा मटेरियल निकलता है उसके कारण क्या होता है, ओरिजिन होता है यूनिवर्स का। ठीक है, और वो अभी भी एक्सपैंड हो रहा है धीरे धीरे करके। उस टाइम पे ज्यादा हो चुका था, ठीक है, चीजें ठंडी हो गई थी, पर अब जो है वो धीरे धीरे अभी भी एक्सपेंशन हो रहा है। ये जो क्या है, ये थ्योरी क्या बोलती है, बिग बैंग थ्योरी आपको बताती है। ठीक है, अब हम आते हैं क्या, आप देखेंगे अभी तक जो है हमने क्या पढ़ा, हमने सारी थ्योरीज पढ़ ली हैं, जिसमें एक बार हम फिर से चलते हैं। ठीक, ये जो है हमने उत्पत्ति से रिलेटेड क्या पढ़ी, बफन का हाइपोथेसिस पढ़ा, 2 चीजें आके टकरा गई, 2 चीजें टकरा गई, मोल्टन लिक्विड निकला, उससे ठंडा हो गया, गैसियस हाइपोथेसिस, नेबुला बनता है। नेबुला जो है सॉलिड मटेरियल, प्रीमोर्डियल जो है आदिम पदार्थ रहते हैं, उसके कारण होता है। फिर लाप्लास ने बताया कि भाई आदिम पदार्थ कुछ नहीं होता, गैसेस थी वहां पे, तो गैसेस जो है हल्की गैसेस यहाँ रह जाएंगी, भारी गैसेस से प्लैनेट बन जाएंगे, गोल गोल घूमने लगेंगे, निकल जाएंगे। मैटर राइट, लॉकर ने क्या बोल दिया कि जितने भी मैटर्स जो उल्का पिंड है वो आपस में टकरा जाते हैं, उस तरीके से जो भी है मटेरियल निकलता है। ठीक है, बाकी ये जो जितनी भी थ्योरीज थी वो सारी हमने डिस्कस करी है। ठीक है, अब जो है अब हम अपने दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। दूसरा पार्ट आपका क्या है, जो कि आपकी अर्थ की एज से रिलेटेड है। अब अर्थ की एज से रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है कि किस तरीके से इसकी एज को निकाला जाता है। इसमें भी आप देखेंगे कि पहले कोई एकदम साइंटिफिक तरीका नहीं था निकालने का। अब जो है हमारे पास में साइंटिफिक तरीका जब से मिल गया है, जब से हमने रेडियो एक्टिविटी को समझा है, जब रेडियो एक्टिविटी को आपने समझा है, उसके बाद में आपको क्या मिल गया है, अर्थ की एज निकालने का तरीका आपके सामने आ चुका है। ठीक है, पहले अगर हम देख रहे हैं कि अर्थ कितनी ईयर ओल्ड है, क्या है, कैसा है, इतना ज्यादा हमने कभी भी सोचा नहीं था।
ना किसी को पता चला, ठीक है। पर जो अब रेडियो एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो धीरे धीरे डिके करता है, मतलब धीरे धीरे उसका नष्ट होना शुरू होता है, वो उसमें एटम्स जो है वो डिके करते हैं, ठीक है। तो उसी के कारण जो है हम पूरा रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह निकाल के उसकी एज जो है, जिसको हम रेडियो एक्टिव डेटिंग बोलते हैं, इस तरीके से एज जो है वो निकाली जाती है, ठीक है। आप यहां पे समझेंगे कि केवल रेडियो धार्मिकता की खोज के साथ में ही क्या है, एक अनुमानित आयु देने वाली एक नई विधि जो है वो तुलनात्मक रूप से हमारे सामने आई, जिसके कारण ये सारी चीजें जो है वो संभव हो पा रही हैं, ठीक है। मैक्सिमम एज अगर हम अर्थ की बात करें तो मैक्सिमम एज कितनी होती है, वो अभी है 4.6 इंटू 10⁹, मतलब 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है। इतनी साल पुरानी जो है हमारी अर्थ हो चुकी है, ठीक। तो इतने साल पुरानी हमारी अर्थ हो चुकी है। अब यहां पे हम बात करते हैं थोड़ी सी रेडियो एक्टिव डेटिंग की, किस तरीके से होता है। तो रेडियो एक्टिविटी एक जो है प्रिंसिपल है जिससे हम क्या करते हैं, अर्थ या किसी भी चीज की एज जो है वो निकाला जाता है। अब उसमें आप देखेंगे कि सपोज एक मैटर है, ठीक है, ये एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है एक, ठीक है, ए एक सब्सटेंस है जो कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे बी में बदल रहा है, मतलब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। तो उसके बाद में क्या है, जब एक प्रोडक्ट डिके होता है तो मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, तो वो तो एक से दूसरे फॉर्म में जाएगा, ठीक है। इंसान जो है वो मिट्टी बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से एक मैटर दूसरे में जाता है तो उसकी डिके होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो जो एक मैटर ए था वो धीरे धीरे बी में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो जब ये बी में कन्वर्ट होता जाएगा तो यहां पे ही क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, डिके कर रहा है धीरे धीरे। उसके कारण क्या है, हम निकालेंगे क्या, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बता देते हैं इसको। अब देखो कभी भी हम चेंज देखते हैं, अगर आपने 11th-12th में थोड़ी सी गणित पढ़ी होगी तो आपने क्या पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन में मतलब क्या हो जाता है, चेंज की हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप जब भी डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हो तो चेंज की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से क्या होता है, डिफरेंशिएशन किया जाता है कि कोई भी मटेरियल है जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिके कर रहा है, तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो एक डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बता दिया आपको उन्होंने। अब उसका बारे में आप यहां पे देखेंगे किस तरह से, इधर देखो, पहले क्या है, ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, तो पहले नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, n0 थे, n0 उसके पहले नंबर ऑफ एटम्स थे। अब वो धीरे धीरे क्या होने लग गए, टी टाइम में डिके होना चालू हो गया इनका। अब टी टाइम के इंटरवल के बाद में उसमें कितने एटम बचे, n एटम बचे, पहली बात। अब हमें क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज बताना है। तो रेट ऑफ चेंज हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, dn/dt निकालेंगे, कितने एटम चेंज हो रहे हैं कितने टाइम के रिस्पेक्ट में, कितने एटम चेंज हो रहे हैं कितने टाइम के रिस्पेक्ट में ही हम निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, लैम्डा टाइम्स क्या हो रहा है, n हो रहा है, क्योंकि अब बच इतने रहे ना, चेंज इतना हो गया है, चेंज इतना हो गया तो ये क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये हमारे नंबर ऑफ एटम्स जो कि अभी बच गए हैं। तो यहां से हम क्या कर देंगे, अगर टाइम को हम t ले लें, ठीक है, और इसको पूरा निकाल दें तो लैम्डा की वैल्यू क्या जाती है, dn/n आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है, आपको बस इतना ही लिख के आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम देख रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट है जिसमें बी जो है एंड प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है, तो इस तरीके से उसकी टाइम जो है वो निकाली जाती है, जिसमें क्या मिल जाएगा आपको, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट 1/में है, और ये ln क्या है, अब इसका क्या है, आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाना अपने को, याद रख लो इसको, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इससे आप क्या कर सकते हो, मिनिमम एज जो है वो निकाली जाती है, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में रहती है, ठीक। एज ऑफ अर्थ में आपको इतना पढ़ना था कि एज ऑफ अर्थ किस तरीके से निकाली जाती है, बस मेन इंपॉर्टेंट वही था। और एज ऑफ अर्थ कितनी है ये आपको पता है, 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुकी है। अब आते हैं क्या, लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर में, जो कि थोड़ा सा लंबा रहेगा, ये है क्या, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब क्या हो गया, आप देखते हैं कि अभी आप इंस्टाग्राम वगैरह पे रील देखते होंगे, ठीक है, कि 1990 में ऐसे थे, 2000 में ऐसे हुए, 2010 में ऐसे थे, 2022 में ऐसे थे, ठीक है। तो यही क्या है, एक तरीके से जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, वो इंसानों का है, ठीक है, आयु के हिसाब से। कोई भी एक्टर वगैरह का देखते हैं आप, केबीसी वगैरह देखते हैं, तो आपकी वो दिखाया जाता है पुराना बचपन की फोटो पर, थोड़ी सी जवानी की फोटो पर, बुढ़ापे की फोटो, ठीक है। तो ये इंसान के लिए हो गया। पर अर्थ की बात करें तो ये एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल, या फिर हम बोल सकते हैं समय सारणी जो है, शैली अपनी, वो अर्थ के लिए बताई जाती है,
अब अर्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको भी डिवाइड किया जाता है। अर्थ जो है हम देख रहे हैं कि 4.6 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, बिलियन ईयर्स की बात करी जा रही है, तो इसको अर्थ को क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है वो टाइम पीरियड को। पहले टाइम पीरियड को डिवाइड करते हैं हम, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इयॉन्स बोलते हैं। याद रख लीजिए पहले क्या होता है, जब भी हम इनको डिवाइड करते हैं तो पहले क्या होते हैं, इयॉन्स को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इयॉन्स जो है वो इनको डिवाइड किया जाता है किसमें, एरा में। एरा को डिवाइड किया जाता है किसमें, पीरियड में, ठीक है। इस तरीके से अर्थ के टाइम का जो समय सारणी है उसका डिवीजन किया जाता है, ठीक है। तो आप यहां पे देखेंगे इस डायग्राम से अगर हम देखें, पहले क्या है, इयॉन आ रहे हैं। इयॉन का आ रहा है तो इयॉन में मतलब आप देखेंगे कि हेडियन इयॉन हो गया, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन की बात करी जाएगी, पहले हेडियन, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें 4600 मिलियन साल पहले, 4000, 4.6 बिलियन बताया था ना मैंने, 4.6 बिलियन में जब इसकी अर्थ की उत्पत्ति हो रही थी, तो पहला जो इयॉन बन रहा था या पहला जो टाइम पीरियड था जिसको हमने इयॉन, कोई एक टाइम पीरियड फेज को, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना मौर्यन पीरियड, तो मौर्यन पीरियड मतलब मौर्यन काल मतलब जितने में मौर्यन लोग एग्जिस्ट कर रहे थे। आप देखोगे गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता में जितने काल में जितने गुप्ता लोग थे वहां पे उसमें एग्जिस्ट कर रहे थे, उनका समय चल रहा था। तो वैसे ही हम यहां पे क्या करते हैं, पीरियड्स और जो इयॉन्स हैं उनको डिफर करते हैं। पहले क्या बना आपका, 4600 मिलियन ईयर अगो, मतलब 4.6 बिलियन, ठीक है। 4.6 बिलियन की बात करें तो यह क्या था आपका, हेडियन बोला गया था। ये जो इयॉन था इसको हेडियन भी बोला गया। फिर इसके बाद में 4000 पे आए तो फिर ये क्या बना आपका, आर्कियन बना, ठीक। आर्कियन बनने के बाद में क्या बना ये, उसके बाद में जब टाइम पीरियड जैसे जैसे आगे बढ़ा तो उसको हमने क्या बोल दिया, प्रोटोजोइक बोला गया। प्रोटोजोइक हुआ जहां पे समुंदर में, ठीक है, आपके जो अर्थ थी वो आर्कियन एरा में बनी थी, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन की अगर हम बात कर रहे हैं, जो इयॉन था वो आपका आर्कियन था, जिसमें अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक। फॉर्मेशन होने के बाद में जब क्रस्ट उसका आ गया था, चीजें ठंडी हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका क्या है, जब जो जल में जो है इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स आने लग गए थे, वो आपके प्रोटोजोइक में आ गए, ठीक है। अभी जो है वो सीनोजोइक चल रहा है, ठीक है। और बाकी जो है मीजोजोइक और पेलियोजोइक जो है 2 इयॉन और आपके दिख रहे थे, जो कि आपके फेनोजोइक कहलाते हैं, ठीक है। ये आपने पहली चीज में बांटी, पहला टाइम पीरियड आपने जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल बांटा वो इस तरीके से होगा। फिर इसके बाद में आते हैं हम, फिर जब इयॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इयॉन के बाद में जब आप ये वाला देखेंगे, जब पेलियोजोइक की बात करें, तो पेलियोजोइक जो आपका इयॉन था इसको हमने एराओं में बांट दिया, ठीक है। अब एक समय को और उसके भाग कर दिया। अब जैसे सेंचुरी है तो सेंचुरी काय में भाग में हो जाती है, सेंचुरी आपके डिकेड्स में बढ़ जाती है। 100 साल जो हैं आपके वो 10-10 साल की डिकेड में बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही जो इयॉन था उसको हमने क्या कर दिया, बांट दिया किसमें, आपके एरा में। अब एरा में आपने बांट दिया तो ये जो एरा बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं, पेलियोजोइक बन रहे हैं, मीजोजोइक बन रहे हैं और सीनोजोइक बन रहे हैं, ठीक है, अभी का। अब इसमें भी क्या है, अब ये जो है जब आपने एरा की बात करी तो एरा के बाद में क्या बन जाएंगे, आपके पीरियड्स बन जाएंगे। जो मैंने आपको बताया था कि पहले सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, आप अगर टाइम की बात करोगे तो इयॉन था, इयॉन के बाद में आपका क्या बना, एरा बना, एरा के बाद में आपके क्या बन गए, पीरियड बन गए, ठीक। क्लियर हुआ यहां पे इतना? अभी से हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। बाकी हम हर चीज को डिस्कस करेंगे आगे। तो आप देखिए पेलियोजोइक अगर हम बात करें, पेलियोजोइक के बाद में अगर हम इसके पीरियड की बात करें तो पहला आता है कैम्ब्रियन, ठीक है, पहला आता है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में क्या होता है, जब आपके जल के, जब मैंने आपको बताया ना था कि जब दूसरा वाला जब आपका चल रहा था, आर्कियन के बाद वाला जो आया था आपका इयॉन, उसमें जल में जो भी पदार्थ थे, जो भी ऑर्गेनिजम्स थे वो बनने लग गए थे, उनकी उत्पत्ति होना शुरू हो गई थी। तो पहला क्या आता है, कैम्ब्रियन आता है। कैम्ब्रियन में आप देखेंगे कि जो मेजर इवेंट है आपकी मछली वगैरह आपको देखने को मिल गई थी, ठीक है। फिर आपके बाद में ओर्डोवीशियन आता है। ओर्डोवीशियन में क्या हो जाएगा, इसके बाद में आपके जल में ही क्या हो गए और डाइवर्सिटी बढ़ गई। डाइवर्सिटी का मतलब, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैव विविधता, मतलब जितनी ज्यादा जीव जंतु हैं उनमें अलग अलग डाइवर्सिटी, वैरायटी आ जाना, ठीक है। तो यहां पे डाइवर्सिफिकेशन हुआ था ओर्डोवीशियन में। फिर क्या बना आपका, सिल्यूरियन बना, तो इसमें आपके जो प्लांट्स वगैरह हैं वो आपको देखने को मिले। फिर और आगे टाइम बढ़ा आपका, ठीक है। आप ये देखो 416
मिलियन ईयर अगो, मिलियन ईयर की हम बात कर रहे हैं। फिर आपके डेवोनियन आया, तो डेवोनियन में आपके एम्फीबियन और यहाँ पे फिश डाइवर्सिटी देखने को मिल गई। फिर आपका क्या हुआ, और आगे आप आए, 100 साल आगे आए तो कार्बोनिफेरस आपको देखने को मिला, जहां पे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब क्या होगा, जो आके आपके रेंगने वाले जो हो जाएंगे ऑर्गेनिजम्स, वो आपको देखने को मिलने लग गए। ठीक है, फिर पर्मियन आया, फिर पर्मियन के बाद टेरासिक आया। टेरासिक में आपके जो डायनासोर्स थे जो उड़ नहीं पाते थे, उड़ रहे थे मतलब, ठीक है, आपके फर्स्ट डायनासोर्स थे जो मैमल्स कहलाते हैं। फिर आपका और आगे आए तो आपका जोरासिक वर्ल्ड आया, जोरासिक पीरियड आया मीजोजोइक पीरियड में। ठीक है, जो मीजोजोइक एरा था उसमें पीरियड में जोरासिक आया, तो उसमें आपके बर्ड्स वगैरह और डायनासोर्स की डाइवर्सिटी देखने को मिली। फिर आपके क्रेटेशियस आए, तो क्रेटेशियस में आपके फ्लावरिंग वाले प्लांट वगैरह आपको देखने को मिल गए। और फिर आखिरी में जो अब आपका चल रहा है वो सीनोजोइक चल रहा है, जो कि टर्शियरी बोला जाता है। ठीक है, उसमें आपको मैमल्स की डाइवर्सिटी में देखने को मिल गई। क्वार्टरनरी में आपका ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू हो गया। तो आपका ये जो पूरे जियोलॉजिकल समय सारणी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यही है। ठीक है, ये आपको पूरे इवेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा यहां पे याद करना पड़ेगा चीजों को, इनमें समझने का नहीं है, क्योंकि देखो चीजें जो होती वो हो चुकी, उनके बारे में आपको सिर्फ क्या है, थोड़ा सा कंटेंट बना के रखना है। और वही जो है हमने आपको लिमिटेड कंटेंट दिया है, प्रोवाइड कराया है। ठीक है, समझाने की बात थी तो वो हमने समझा दिया कि क्या करना था। इयोन था, इयोन से पीरियड बने, पीरियड मतलब एरा बने, एरा से पीरियड बन गए। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर बना के रख लेना है, क्योंकि ये है जो है, इसमें हम ऐसा कुछ खास समझा नहीं सकते। इसमें क्या समझाना है, ये तो आपका पूरा बन चुका है। ठीक है, कि ये इतने इतने साल थे, यहां पे ऐसा पीरियड आया होगा, इस तरीके से चीजें बनी होंगी। ठीक है, ये सारा एक तरीके से परिकल्पना, थ्योरीज चल रही हैं। ठीक है, कोई ने जाके डायनासोर्स देखे नहीं है अभी। ठीक, तो ये क्या है, एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताया। पहले में आते हैं हम किसमें, हीडियन ईयन में। हीडियन ईयन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो ईयन था, ये 4600 मिलियन ईयर अगो जब अर्थ की उत्पत्ति हो रही थी, उस समय काल को क्या बोल दिया गया, हीडियन ईयन बोला गया। तो यहां पे क्या बताया गया कि ये जो है पूरा एक गैसियस जायंट कोलिजन हुआ था, प्लैनेट बन गया था हमारा। ठीक है, वहां पे वोल्केनस थे, कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी वहां पे। ठीक है, पूरा एक क्रस्ट का जो है वो ढंग से फॉर्मेशन हुआ ही था, कूल्ड हुई थी। ठीक है, बाकी चीजें थी आपकी, हैवी CO2 वगैरह थी, पानी वगैरह नहीं था। ये सारे जो है आपके हीडियन ईयन में आपको देखा गया था। ठीक है, ये आपका पूरा हीडियन ईयन के बारे में लिखा दिया है। फिर उसके आगे आते हैं हम, उसके आगे आते हैं तो आपको क्या मिला, आपका आर्कियन ईयन आया। आर्कियन ईयन में आपने देखा था कि लाइफ तो थी नहीं वहां पे। ठीक है, जो सेल्स वगैरह थे, जो सिंगल सेल्ड थे, प्रोकार्योटा बोलते हैं, वो आपको देखने को मिले थे। साथ में अर्थ का क्रस्ट जो है वो फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, वो कूल हो चुके थे, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स जो है वो शुरू हो गया था। ठीक है, जो आपका लावा था वो ठंडा होने लग गया था, जिसके कारण क्या हुआ, अर्थ का क्रस्ट का फॉर्मेशन चालू हुआ। तो ये आपका क्या बनाया, आपका आर्कियन ईयन इसने बनाया। ठीक, ये पूरा आपका आर्कियन ईयन के बारे में लिखा, आपको 3 मार्कर बना लेना है। फिर इसके बाद में आप देख रहे हैं कि प्रोटोजोइक ईयन आता है। प्रोटोजोइक ईयन में आएगा तो आपके सिंगल सेल्ड से डबल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिल जाएंगे, मतलब प्रोकार्योटिक्स से आपके यूकार्योटिक्स देखने मिल जाएंगे। बैक्टीरिया आ गया था तो आपकी ऑक्सीजन आने लग गई थी, लाइफ ऑन अर्थ जो है वो एग्जिस्ट करने लग गई थी। सबसे पहले जो थी वो क्या थी, कोरल्स के फॉर्म में लाइफ जो है आपको देखने को अर्थ में मिलने लग गई थी। ठीक, वो इस एरा में होता है। फिर उसके बाद में फेनोरोजोइक आता है ईयन, इसमें आपको और बाकी चीजें देखने को मिली। ठीक है, जिसमें आपकी जो बिग आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी कि ठीक है कि लॉरेशिया और गोंडवाना वगैरह बन जाते हैं। ये जो है वो इस पीरियड में हुआ कि जो हमारी अर्थ है उसने अपना शेप लेना, जो आपके कॉन्टिनेंट्स है उस तरीके से शेप लेना उनके चालू हुए थे। ठीक, इतना समझ आया। फिर उसके बाद में आते हैं हम क्या, आर्कियन एरा हमने देखा। अब आर्कियन एरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसमें, अपने पीरियड्स में, एरास की बात करते हैं। ठीक है, पहले कैम्ब्रियन था। कैम्ब्रियन में मैंने आपको क्या बताया था, कैम्ब्रियन में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले शुरुआत हुई थी तो वहां पे आपको जो मछलियां वगैरह थी वो आपको देखने को मिल रही थी। फिर ओर्डोविशियन पीरियड आया तो वहां पे आपका क्या हुआ, थोड़ी सी डाइवर्सिटी बढ़ी। ठीक है, सिल्यूरियन में आपके थोड़े से प्लांट्स वगैरह ऑर्गेनिज्म देखने को मिलने लग गए आपको, कहां पे, पानी में। ठीक है, कार्बोनिफेरस में आप देखेंगे कि ये इसमें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स वगैरह भी आपको देखने को मिल गए। फिर आपके ये जो है मीजोजोइक एरा आता है। मीजोजोइक एरा में आपके 3 रहते हैं, ट्राइसिक पीरियड रहता है जिसमें आपको डायनासोर्स वगैरह की प्रजातियां शुरू मिलती हैं। जोरासिक वर्ल्ड जो रहता है, जोरासिक पीरियड रहेगा, इसमें आपको पूरे प्रॉपर डायनासोर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, लॉरेशिया, गोंडवाना वगैरह तब उस टाइम पे ही था। फिर क्रेटेशियस आता है, सीनोजोइक पीरियड आता है।
ठीक है, तो ये सारा जो है पूरा आपको बढ़िया से लिख के दिया गया है, आपको सिर्फ पढ़ना है, एक बार रीडिंग करनी है इसकी। यही जो है आपका क्या कहलाएगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहलाता है। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ लिया है, हमने जियोलॉजी में जितनी भी चीजें थी, हमारी थ्योरीज थी। उम्मीद करते हैं आज आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, और कोई डाउट्स हो तो आप उसके लिए जो है विहांश इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है, आप जाके सर्च करेंगे विहांश इंस्टीट्यूट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसकी आईडी भी लिख सकते हैं, विहांश इंस्टीट्यूट आप जाके सर्च करेंगे तो VIHANSH_इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये जो है आपको ग्रुप हो जाएगा, इसमें भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सारा जो है कोर्स हमारे पास में अवेलेबल है, हमारे पूरा कोर्स में बैकएंड पे पूरा काम चल रहा है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। तो वो कोर्स के लिए भी आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां जाके आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था इसमें हमने क्या समझा, हमने ओरिजिन के बारे में समझा, एज ऑफ अर्थ किस तरीके से निकाली जाती है और जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है। अगला जो लेक्चर रहेगा जियोलॉजी का, उसमें हम समझेंगे डेफिनेशंस के बारे में, रॉक्स की, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और मिनरल्स और ओर्स के बारे में। इस तरीके से आपकी पूरी जो जियोलॉजी है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रही है हमारे लेक्चर्स से तो ये जो वीडियो है अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।